होगा पेपर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं है। थोड़ा अजीब लगा ना? यही तो इंडियन पॉलिटिक्स का मजा है। वेलकम टू द डीप डाइव, जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। एग्जैक्टली और यहीं से यूपीएससी अपने सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनाता है। ऑन पेपर पावर वर्सेस रियल पावर, डी जूरे वर्सेस डी फैक्टो, ये कॉन्सेप्ट्स मतलब फंडामेंटल हैं। एब्सोल्युटली। आज हमारे पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पिछले सालों के 10 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ऑल फोकस्ड ऑन द इंडियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक सब कुछ डिकोड करेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन इन 10 सवालों का कह सकते हैं एक पोस्टमार्टम करना है। वी विल अनपैक द कॉन्सेप्ट्स, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस और एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। तो इस जबरदस्त जर्नी को शुरू करने से पहले फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट में रेडी लिखकर अपना जोश दिखाएं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2015 से है। क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। 2. द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। Which of the statements given above is are correct? Options हैं A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad micro theme: powers of union executive. ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सवाल एग्जीक्यूटिव पावर के हेड और सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर के बारे में है। कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन। देखो, इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो है प्रेसिडेंट, और दूसरे हैं रियल एग्जीक्यूटिव, यानी प्राइम मिनिस्टर। Nominal मतलब सिर्फ नाम के लिए, on paper head, और रियल मतलब जिसके पास एक्चुअल पावर है। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्टेटमेंट 1 एनालिसिस पर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट फंडामेंटली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 वो साफ-साफ कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अच्छा। हाँ, अब आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करना होता है, जिसको हेड करते हैं पीएम। यही चीज पीएम को रियल एग्जीक्यूटिव बनाती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वेस्टिंग ऑफ पावर है वो प्रेसिडेंट में है। तो ये वेस्टेड वर्ड का खेल है। यूपीएससी ने यहीं पर ट्रैप सेट किया। बिल्कुल। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। ये थोड़ा प्लॉजिबल लगता है क्योंकि पीएम इज द बॉस आफ्टर ऑल। प्लॉजिबल है, लेकिन इनकरेक्ट है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंडिया का सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है, मतलब द कैबिनेट सेक्रेटरी। प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के हेड नहीं। राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो गए। करेक्ट। तो इसका मतलब बाकी ऑप्शंस ए, बी, सी ऑटोमेटिकली गलत हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2। इसका एक मेमोरी हैक है। याद रखो, P फॉर प्रेसिडेंट एंड P फॉर पावर ऑन पेपर। असली शक्ति पीएम के पास है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द प्रेसिडेंट। और सिविल सर्विसेज का बोर्ड सबसे सीनियर सेक्रेटरी ही हेड करेगा, नॉट अ पॉलिटिशियन। सिंपल मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड है और सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। चलिए अब यूनियन से स्टेट एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 2016 से है। क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. 2. The chief secretary in a state has a fixed tenure. Which of the statements given above is are correct? Options: A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad micro theme: state administration. ये सवाल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट के बारे में है, जो मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन है। कंसेप्ट ब्रेकडाउन। द चीफ सेक्रेटरी स्टेट की सिविल सर्विसेज का हेड होता है। वो चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है। तो जैसे सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी। एग्जैक्टली। स्टेट में चीफ सेक्रेटरी। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1। द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। देखो, गवर्नर स्टेट का हेड होता है, नो डाउट, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति चीफ मिनिस्टर द्वारा की जाती है। द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, तो इफेक्टिवली चॉइस सीएम की ही है। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। ओके, गॉट इट। तो यहाँ भी डे जूरे और डे फैक्टो वाला कॉन्सेप्ट है। What about statement 2? The chief secretary in a state has a fixed tenure. ये भी गलत है। चीफ सेक्रेटरी के पद का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। द पर्सन होल्ड्स दिस पोस्ट एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी ARC ने रेकमेंड जरूर किया था कि 3 से 4 साल का टेन्योर होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, लेकिन वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। तो फिर से दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शंस A, B और C एलिमिनेट हो जाते हैं। करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज D, neither 1 nor 2। इसका मेमोरी हैक बहुत सिंपल है। सिंपल लॉजिक लगाओ। द सीएम रन्स द स्टेट गवर्नमेंट, तो वही अपना चीफ सेक्रेटरी चूज करेगा ना। और टॉप गवर्नमेंट पोस्ट पर टेन्योर फिक्स नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। परफेक्ट। मिनी रिकैप। टू सम अप, द चीफ सेक्रेटरी इज द सीएम्स चॉइस एंड डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक पर आते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ये सवाल 2018 का है। क्वेश्चन: विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1.
The value of the vote of each MLA varies from state to state. 2. The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. Which of the statements given above are correct? Options: A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad micro theme: Presidential elections in India. दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है। पहले कॉन्सेप्ट समझो। प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसमें पार्लियामेंट के इलेक्टेड एमपीज और स्टेट्स प्लस यूटीज जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलएज होते हैं। हर वोट की एक वैल्यू होती है। Right. Not one person, one vote. It's one person, one vote value. Precisely. अब स्टेटमेंट 1, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एमएलए के वोट की वैल्यू उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। इसका एक फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज मल्टीप्लाइड बाय 1000। Okay, so क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, तो वोट वैल्यू भी अलग होगी। सिंपल। जैसे उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू सिक्किम के एमएलए से बहुत ज्यादा होगी। Exactly. So statement 1 is correct. अब देखो statement 2. The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. ये statement गलत है। MP के वोट की वैल्यू निकालने के लिए सारे स्टेट्स के MLAs की टोटल वोट वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs से डिवाइड किया जाता है। इलेक्टेड MPs मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों। अच्छा, तो इससे हर एमपी की वोट वैल्यू सेम आती है। डजंट मैटर कि वो लोकसभा से है या राज्यसभा से। करेक्ट। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसलिए ऑप्शन सी और डी गलत है। बी भी गलत है क्योंकि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली। इसका मेमोरी हैक, विजुअलाइज दिस। एमएलए अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वोट का वेट स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। बट एन एमपी वो प्योर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसलिए सारे एमपीज का वेट इक्वल है। एमएलए इज इक्वल टू स्टेट रिप्रेजेंटेशन, एमपी इज इक्वल टू नेशनल रिप्रेजेंटेशन। Brilliant. Mini recap. In short, MLA vote value is state specific, but all MP vote values are equal. That's the key. अब गवर्नर के privileges पर एक सवाल. Question. Consider the following statements. 1. No criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. 2. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. Which of the statements given above are correct? Options: A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad micro theme: immunities of the governor. ये सवाल सीधा आर्टिकल 361 से जुड़ा है, which deals with the legal immunities of the president and governors. कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज देता है ताकि उनके ऑफिस की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस बनी रहे। So it's about protecting the office, not the person. एब्सोल्युटली। स्टेटमेंट 1 देखो, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान गवर्नर के खिलाफ किसी भी कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं की जा सकती, इवन फॉर देयर पर्सनल एक्ट्स। दिस इज अ कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। Wow, complete immunity. Okay. And statement 2? The emoluments shall not be diminished. This is also correct. Yes. गवर्नर की सैलरी, अलाउंसेस और बाकी प्रिविलेजेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है। एक बार अपॉइंट होने के बाद उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान इसे कम नहीं किया जा सकता। This ensures their financial independence. तो इसका मतलब दोनों statements correct है? Yes. So the answer is C, both 1 and 2. यहाँ थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। ये इम्यूनिटी बहुत सिमिलर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती है, लेकिन एक डिफरेंस है। सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं अगेंस्ट अ गवर्नर फॉर पर्सनल एक्ट्स, बट आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस। अच्छा. So criminal immunity is absolute but civil immunity is conditional. करेक्ट। इसका मेमोरी हैक याद रखो, गवर्नर और प्रेसिडेंट को ऑफिस की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए एक लीगल शील्ड दिया गया है। नो क्रिमिनल केसेस एंड नो सैलरी कट्स ड्यूरिंग देयर टर्म। सिंपल मिनी रिकैप: गवर्नर enjoys both legal immunity from criminal proceedings and financial immunity from salary reduction during their term. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से हटकर परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। ये 2020 का सवाल ब्यूरोक्रेसी के कोर फंक्शन पर है। क्वेश्चन: इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? Options हैं: A. An agency for widening the scope of parliamentary democracy. B. An agency for strengthening the structure of federalism. C. An agency for facilitating political stability and economic growth. D. An agency for the implementation of public policy. Broad micro theme: role of bureaucracy. This is a beautiful conceptual question. Let's analyze the options. Concept breakdown. Bureaucracy permanent executive है। नेता यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते जाते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। They provide continuity. राइट। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए एंड बी, वाइडनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। ये प्राइमरीली पार्लियामेंट, जुडिशरी और पॉलिटिकल प्रोसेस का काम है। ब्यूरोक्रेसी एक टूल है, प्राइमरी ड्राइवर नहीं। Makes sense. उनका रोल इम्प्लीमेंट करना है, डिफाइन करना नहीं. What about C?
facilitating political stability and economic growth. हाँ, ब्यूरोक्रेसी स्टेबिलिटी और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो करती है, लेकिन फैसिलिटेटिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है। उनका सबसे डायरेक्ट और स्पेसिफिक रोल कुछ और है, और वो है ऑप्शन डी। दिस इज द बुल्सआई। ब्यूरोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल और अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन यही है कि वो पब्लिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का मशीनरी है। पॉलिसीज बनाता कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी। दिस इज देयर राइज ऑन डेथ, उनके होने का रीजन। So the correct answer is D. यस, मेमोरी हैक इसका बहुत ईजी है। गवर्नमेंट को एक कंपनी की तरह सोचो। मिनिस्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं यानी पॉलिसी, और ब्यूरोक्रेट्स जैसे IAS IPS ऑफिसर्स वो एम्प्लॉइज हैं जो स्ट्रैटेजी को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ही कीवर्ड है। Great analogy. Mini recap. The primary defining role of the bureaucracy is the implementation of public policy. चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का ये क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से है, काफी स्पेसिफिक। क्वेश्चन: With reference to the union government, consider the following statements. 1. N. Gopalaswamy Iyengar Committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. 2. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission, 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. Which of the statements given above are correct? Options: A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad, micro theme, administrative reforms in India. दिस इज अ टफ वन। ये फैक्चुअल डिटेल्स पर बेस्ड है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेटमेंट 1 एनालिसिस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक डेडिकेटेड मिनिस्टर और सेक्रेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का सजेशन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी फर्स्ट ARC ने दिया था, एन गोपालास्वामी अयंगर कमेटी ने नहीं। अच्छा, तो कमेटी का नाम गलत है। ये UPSC का क्लासिक ट्रिक है। हाँ, अब स्टेटमेंट 2। इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जिसे अब DOPT कहते हैं, वो 1970 में फर्स्ट ARC 1966 की रिकमेंडेशन पर ही बना था। इनिशियली इसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर रखा गया था एंड लेटर इन 1985 इट वाज प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ओवरऑल चार्ज। तो स्टेटमेंट का जो एसेंस है वो करेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 सही। इसका मतलब आंसर है 2 ओनली। इसमें पेरिफेरल नॉलेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस ARCs UPSC एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ARC जो 1966 में थी और सेकेंड ARC जो 2005 में थी, इनकी रिकमेंडेशंस गवर्नेंस पर बहुत एक्सटेंसिव हैं। मेमोरी हैक फॉर सच फैक्चुअल क्वेश्चंस, एसोसिएशन इज की। लिंक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विद द फर्स्ट ARC, और याद रखो PM is the ultimate head of personal policy in India. Got it. Mini recap. The idea of a dedicated reform ministry came from the first ARC and the Department of Personnel was also its recommendation. चलिए अब वापस यूनियन एग्जीक्यूटिव पर आते हैं with this 2022 question on the Council of Ministers. Question. Consider the following statements. 1. The Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks, viz. Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, Minister of State and Deputy Minister. 2. The total number of ministers in the union government, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. Which of the statements given above are correct? Options है A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad micro theme. The Union Council of Ministers. A classic mix of constitutional provision and convention. Statement 1, analysis. The Constitution of India classifies the ministers. This is incorrect. The Constitution सिर्फ Council of Ministers की बात करता है आर्टिकल 74 में। तो ये क्लासिफिकेशन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सब कहाँ से आया? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस पर बेस्ड है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इनफैक्ट कैबिनेट वर्ड खुद सिर्फ एक बार आता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 352 में, जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। Interesting. So statement 1 is wrong. Right. What about statement 2? The total number of ministers, 15%. This is absolutely correct. The 91st Constitutional Amendment Act of 2003 इसने आर्टिकल 75(1)(a) ऐड किया था। ये एक्सप्लिसिटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज पर एक कैप लगाता है। इट कैनॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये इसलिए किया जाता ताकि जंबो कैबिनेट्स की प्रैक्टिस को रोका जा सके। राइट, पॉलिटिकल कंपल्शंस के लिए, बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाने की प्रैक्टिस को चेक करने के लिए। एग्जैक्टली। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज राइट। तो आंसर है B, 2 ओनली। इसका मेमोरी हैक, याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन बिग रूल बुक है। वो HR डिटेल्स जैसे मिनिस्टर रैंक्स में नहीं जाता, वो एक कन्वेंशन है। लेकिन 15% साइज लिमिट एक स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है। 91st अमेंडमेंट मतलब बस 15% मिनिस्टर्स। Simple and effective. Mini recap. Minister ranks are a convention, but the 15% limit on their number is a constitutional mandate. अगला सवाल, गवर्नमेंट के law officers पर। Question. Consider the following statements. 1. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India.
2. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. Which of the statements given above are correct? Options: A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Broad micro theme: Attorney General of India. Okay. This question tests the specific rights and tenure of the Attorney General, yani AG. Statement 1. Analysis. AG and SG participate in Parliament. This is incorrect. Article 76 AG को ये राइट देता है कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के प्रोसीडिंग्स में बोल सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं, बट ही कैन नॉट वोट. बट द की थिंग हियर इज ये राइट सॉलिसिटर जनरल को नहीं दिया गया है. सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि इसमें सॉलिसिटर जनरल को इंक्लूड किया गया है. The devil is in the detail. ओके. स्टेटमेंट 2. AG resigns with the government. This is also incorrect. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि AG होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि उन्हें गवर्नमेंट के साथ रिजाइन करना होगा. लेकिन ऐसा होता तो है प्रैक्टिस में, हाँ, बट वो एक कन्वेंशन है. इट इज अ कन्वेंशन दैट द AG रिजाइंस क्योंकि उन्हें आउटगोइंग गवर्नमेंट की एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है. द कीवर्ड हियर इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता. So another case of convention versus constitution. प्रिसाइजली. दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. द आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2. पेरिफेरल नॉलेज. अ की डिफरेंस. अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76, जबकि सॉलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है जो AG को असिस्ट करने के लिए क्रिएट की गई है. मेमोरी हैक. याद रखो, सिर्फ टॉप लॉ ऑफिसर यानी AG को पार्लियामेंट का VIP पास मिलता है. SG डेप्यूटी हैं, उनके लिए नो पास. और AG का टेन्योर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर है, not tied to the government by the constitution. Crystal clear. Mini recap. Only the AG can attend Parliament, not the SG, and the AG's resignation with the government is a convention, not a constitutional rule. Now for a very tough question from 2023 on the presidency. ये how many statements are correct वाला format बहुत tricky होता है. Question. Consider the following statements. 1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him before the date of decision become invalid. 2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved. 3. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his or her assent. How many of the above statements are correct? Options: A. Only 1, B. Only 2, C. All 3, D. None. Broad micro theme: presidential powers and election disputes. A multi-statement question. हाँ, ये tricky होता है. Let's dissect each one. Statement 1. Analysis. Acts become invalid. This is incorrect. Article 71(2) is very clear on this. अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन void डिक्लेयर हो जाता है, तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले किए गए एक्ट्स को इनवैलिडेट नहीं किया जाता. They remain valid. ये कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए जरूरी है ना? Exactly. अब स्टेटमेंट 2. इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन्ड. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आर्टिकल 71(4) कहता है कि इलेक्शन को चैलेंज या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता सिर्फ इसलिए कि इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है. फॉर एग्जाम्पल, एक असेंबली डिसॉल्व हो गई है. द इलेक्शन प्रोसेस मस्ट गो ऑन. Right, the show must go on. एंड स्टेटमेंट 3. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स फॉर असेंट. ये भी इनकरेक्ट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता टू गिव असेंट टू अ बिल. और यहीं से पॉकेट वीटो का कंसेप्ट आता है, जहां प्रेसिडेंट बिल को बस अपनी डेस्क पर इंडेफिनेटली रख सकते हैं. तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत है? Yes, all 3 statements are incorrect. The correct answer is D, none. मेमोरी हैक इसका सिंपल है. 3 प्रिंसिपल्स याद रखो. स्टेबिलिटी के लिए प्रेसिडेंट के पास्ट एक्शंस हमेशा वैलिड होते हैं. वैकेंसीज के लिए इलेक्शंस नहीं रुकते. और प्रेसिडेंट की पॉकेट में बिल्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है. Got it. Mini recap. None of the statements are correct. A president's past acts are valid. Elections can't be postponed for vacancies. And there's no time limit for presidential assent to bills. And for our final question, again from 2023, a real deep dive into the presidential election. लगता है UPSC को ये topic बहुत पसंद है. Question: Consider the following statements in respect of election to the President of India. 1. The members nominated to either house of the Parliament or the legislative assemblies are also eligible to be included in the Electoral College. 2. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. 3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. 4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater. How many of the above statements are correct? Options: A. Only 1, B. Only 2, C. Only 3, D. All 4. Broad micro theme: detailed analysis of Presidential Electoral College. This is a deep dive. इसके लिए फॉर्मूला और कुछ स्पेसिफिक डेटा दोनों पता होना जरूरी है. स्टेटमेंट 1. Analysis. Nominated members are eligible. साफ साफ incorrect.
सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। Okay, that's a basic fact. Easy elimination. Statement 2. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote. ये एक क्लासिक ट्रैप है। इनकरेक्ट है। फॉर्मूला याद करो। वैल्यू इक्वल्स पॉपुलेशन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज अपॉन 1000। नंबर ऑफ सीट्स डिनोमिनेटर में है, तो अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे तो वोट की वैल्यू डिक्रीज होगी। इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। Right, inverse relationship, not direct. Got it. Now for the factual ones. Statement 3. MP vote value Kerala. ये भी इनकरेक्ट है। इस कैलकुलेशन के लिए जो 1971 सेंसस डेटा यूज होता है, उसके हिसाब से केरला के एमएलए के वोट की वैल्यू है 152, जबकि मध्य प्रदेश की है 131। सो केरला इज ग्रेटर। Wow, that's very specific. तो ये गलत है। अब आखिरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4. पुडुचेरी अरुणाचल प्रदेश. दिस वन इज करेक्ट। पुडुचेरी के एमएलए के वोट की वैल्यू है 16 और अरुणाचल प्रदेश की है 8। और इसका रीजन भी स्टेटमेंट में करेक्ट दिया गया है, क्योंकि पुडुचेरी के लिए पॉपुलेशन इलेक्टेड सीट्स का रेशियो अरुणाचल से ज्यादा है। दिस स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द रीजन। तो इतने सारे स्टेटमेंट्स में से सिर्फ आखिरी वाला सही है? Yes, only one statement, statement 4 is correct, so the answer is A, only one. इसका मेमोरी हैक, फॉर्मूला को विजुअलाइज करो। सीट्स नीचे हैं, डिनोमिनेटर, तो ज्यादा सीट्स इक्वल कम वैल्यू। और हमेशा याद रखो, इट्स ऑल अबाउट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू सीट्स। Perfect. Mini recap. Only elected members vote. More seats mean less MLA vote value. And specific state data matters. Only the last statement about Puducherry and Arunachal Pradesh was correct. Phew, what a marathon session. President की power से लेकर उनके election के nuts and bolts तक, we've covered a lot of ground today. Indeed. की टेकअवेज हैं। फर्स्ट, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कन्वेंशंस के बीच डिफरेंशिएट करना सीखो। सेकंड, फंडामेंटल रोल्स को समझो। प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड, पीएम एज रियल हेड एंड ब्यूरोक्रेसी एज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म। And third, presidential election के mechanics, especially the vote value formula, are crucial. UPSC loves testing this. बिल्कुल। और एक और चीज, द इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द ऑफिस, नॉट द इंडिविजुअल। Absolutely. और यहाँ listeners के लिए एक final thought है. Constitution governor को significant discretionary powers देता है, arguably president से भी ज्यादा. तो ऐसे कौन से political और constitutional safeguards हैं जो एक governor को इन powers का use करके एक चुनी हुई state government को destabilize करने से रोकते हैं? क्या ये system वाकई full proof है? सोचिएगा जरूर। That's a very important question for today's political climate. अगर इस डिटेल्ड पोस्टमार्टम में मजा आया एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे हर उस एस्पिरेंट के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक की चीर फाड़ के साथ। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चन।